अगर मैं मुसलमान महिला होकर किसी हिंदू महिला के मुद्दे पर बोलती हूँ तो मुझसे कहा जाता है चुप हो जाओ, तुम कौन होती हो हिंदू महिला के बारे में कुछ बोलने वाली। हिंद वॉइस में आप सबका स्वागत है। मैं आमिना शेरवानी हूँ और इस दौर के बारे में कुछ बातें करने आपसे आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा भी आप लोग इसरार करेंगे कि मैं आऊँ यहाँ पर और हिंद वॉइस वाले दोबारा मुझको एक मौका देंगे आप सबसे बात करने का, और कई बार मौका देंगे, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। मुझे एक शेर याद आ रहा है, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करना ही मुश्किल होता जा रहा है हम लोगों को, और ख़ास तौर से हम महिलाओं को बात करना और भी मुश्किल हुआ चला जा रहा है। हमारा महिला आंदोलन एकजुट होकर इतने सारे मुद्दों से लड़ा है और अब हमारे महिला आंदोलन को भी तहस नहस करके टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। ऐसा अजीब सा दौर है, अगर मैं मुसलमान महिला होकर किसी हिंदू महिला के मुद्दे पर बोलती हूँ तो मुझसे कहा जाता है चुप हो जाओ, तुम कौन होती हो हिंदू महिला के बारे में कुछ बोलने वाली। और अगर कोई हिंदू महिला मुसलमान किसी कुरीति के बारे में बोल दे तो उससे कहा जाता है चुप रहो, ये मुसलमानों का मामला है, ये इंटरनल मामला है। ये कब हो गया हमारे देश में कि जो हमारे सामूहिक मामले थे वो इंटरनल मामलों में कब बदल गए? ये सोचने वाली बात है। ये अपने आप नहीं बदले, इनको बदला गया है और हमें फिर से सोचकर विचार करके इनको दोबारा सामूहिक मुद्दों पे वापस लेकर आना है, बंटना नहीं है। देश की औरतें अगर बंट गईं तो फिर देश हमारा तबाह हो जाएगा और हम यही देख रहे हैं। हाथरस में जो कांड हुआ हमने देखा, सब लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, सब लोगों को जाने की बड़ी उत्सुकता थी कि हाथरस होकर एक बार हम आ जाएं। अरे भाई, जाकर क्या मिल जाएगा तुमको? होके आ गए ना, उसके बाद क्या होगा? कानून भी हम लोगों ने बदल दिया। कानून जो बना है, जस्टिस JS वर्मा और लीला सेठ ने जो बनाया था, बहुत बेहतरीन कानून बना था, बिल्कुल वुमन फ्रेंडली कानून बना था, मगर लागू कौन करेगा? वही पितृ सत्तात्मक समाज, वही पितृ सत्तात्मक स्ट्रक्चर्स क्या लागू कर पाएंगे इतने रोशन ख्याल कानून को? बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि महिला के साथ बलात्कार होता है, पहले सरकारें ये ढीली होती थी, महिला के साथ बलात्कार होता था तो उसको पटक देते थे, उसको जस्टिस नहीं मिल पाती थी, मगर अब तो उसी महिला को आरोपी, उसके परिवार को आरोपी ठहराया जा रहा है कि ये महिला और इसका परिवार ही जिम्मेदार है इस क्राइम के लिए। इससे ज्यादा अजीब और गरीब क्या हो सकता है कि विक्टिम को ही आप ब्लेम कर दें कि विक्टिम ने ही अपने आप को नुकसान पहुंचाया, या उसके भाई ने या उसके बाप ने। इसी प्रकार से हमने दिल्ली के रायट्स में देखा कि जिनके खिलाफ रायट्स हुए वही लोग जिम्मेदार हैं रायट्स के भी। तो ब्लेमिंग द विक्टिम एक बहुत बड़ा, पहले भी होता था थोड़ा थोड़ा, मगर अब तो धड़ल्ले से किया जा रहा है। और इससे हम लोग कैसे बचें? इससे बचने का एक ही तरीका है कि समझें हम क्या हो रहा है और क्यों करवाया जा रहा है। अगर औरतों की बोलती बंद हो जाएगी समाज में, अल्पसंख्यकों की बोलती बंद हो जाएगी समाज में, दलितों की, दबे कुचलों की बोलती बंद हो जाएगी समाज में, जो बहुत जतन प्रयत्न करके हम लोगों ने खोली थी, वही बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, इतनी मुश्किलों से हमने सबको बात करना सिखाया था, और अब उसी बोलती को बंद करके, डरा के, धमका के, जेल की हवा दिखाकर उसी बोलती को बंद करने की प्रक्रिया है। क्योंकि पहले बोलती बंद की जाएगी, उसके बाद इंसान को बिल्कुल दबाकर कुचल दिया जाएगा। अगर हम बोल ही नहीं पाएंगे तो हम लड़ कैसे पाएंगे? तो आप सब लोग सोचिए कि बोलना कितना ज़रूरी है, बात करना कितना ज़रूरी है, बिना डरे बात करना कितना ज़रूरी है। बात बात पर सेडिशन का चार्ज लग जाए, बात बात पर अवमानना का चार्ज लग जाए, अगर ऐसे ही रहेगा तो हमारी बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगी। बोलती बंद करने के बाद हमारा घनघोर शोषण करना, बहुत एज इट इज़ हमारा शोषण हो रहा है, मगर घनघोर शोषण करना और भी आसान हो जाएगा। तो अपनी बोलती को हम लोग कैसे बरकरार रखें? और बोलने के कुछ नियम भी होते हैं। हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है, आज़ादी के साथ साथ हमको जिम्मेदारी भी देता है कि अपने फैक्ट्स को चेक करो, झूठी बातों को मत फैलाओ, ऐसी बातों को मत फैलाओ जो लोगों के बीच में दरारें पैदा करेंगी, बल्कि ऐसी बातों को फैलाओ जो लोगों को एकजुट करेंगी, लोगों को प्रेरित करेंगी। घर में हम देखते हैं, अगर हम बच्चों से हर वक्त कठोर सच बोलते रहेंगे तो बच्चे अजीबोगरीब हो जाते हैं।
अपने कठोर सच में हमको थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी लानी पड़ती हैं, जिससे एक समन्वय बने समाज में। अगर कहीं नफरत की आग बह रही है और हमें मालूम है कि एक इंसान दूसरे से घनघोर नफरत करता है, हमें उसको बताना नहीं चाहिए कि वो तुमसे नफरत करना है। हमें जो नफरत करता है उसको भी समझाना चाहिए कि नफरत बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, और जो नफरत का विक्टिम है उसको भी समझाना चाहिए कि बहुत से लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, तुम भी संभलो, तुम भी सुधरो। बात को ख़त्म करने का, जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करके जो हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं उनको सेलिब्रेट करना, ये हमारा काम बन जाता है। ये हमारे बोलने का मकसद होना चाहिए। बोलते तो बहुत से लोग हैं, अर्नब जी भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, लेफ्ट के लोग भी बोलते हैं, राइट के लोग भी बोलते हैं, सब लोग अपना अपना राग जो है वो रच रहे हैं हमारे देश में। मगर उस बोलती का असर क्या होना चाहिए, ये हम सबको समझना चाहिए। और बोलने की शक्ति, जो वाच शक्ति प्रकृति माँ ने औरतों को नवाजी है, वो मर्दों के पास नहीं है। मर्द तो हाथापाई पे, मुक्कों पे आ जाते हैं, तेरी माँ तेरी बाप शुरू हो जाते हैं। मगर औरतों के पास शब्दों का भरमार है, और हमारे पास कहने को इतना कुछ है, समझने को, समझाने को इतना कुछ है। बिना एक दूसरे को मारे काटे, हाथ उठाए, हम लोग गहराई से इतनी बातों को कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि औरतों को सामने आकर बोलने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमारा देश बोलता रहे, चुप ना हो, और बोलते बोलते हम लोग एक दूसरे को समझना सीखें और आगे बढ़ना सीखें। शुक्रिया।